Good morning, everyone. Welcome to the Manu Law classes. In the live session of daily news analysis, today is 9th of February 2024. You are watching with Naresh Sharma, and we are going to discuss various important news and current affairs and their relevant concepts and the facts, so you can grasp some concepts to make your understanding more comprehensive and to have understanding about the recent current affairs. So, the first among them is judicial processes and their reforms. अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ जुडिशियल प्रोसेसेस को रिफॉर्म करने के लिए रिकमेंडेशंस आई थी रिसेंटली, उनको एक्सेप्ट किया है। क्या रिकमेंडेशंस थी, क्या है, ये सब आइए जानते हैं। ये जो रिपोर्ट थी स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड लॉ एंड जस्टिस 2023 में इन्होंने अगस्त 2023 में दे हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट थी कि हम अपनी जो जुडिशरी है उसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, उसमें कैसे कैसे रिफॉर्म्स की हमको रिक्वायरमेंट है। तो उन सबको लेकर के ये रिपोर्ट आई थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। नाउ in 2024 फरवरी गवर्नमेंट ने इनकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया है। क्या क्या रिकमेंडेशंस थी? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने रिकमेंड किया था कि देखो सुप्रीम कोर्ट की हमें कम से कम 4 से 5 बेंचेस ऑल ओवर इंडिया एस्टैब्लिश करनी होंगी। बिकॉज अभी देखो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की एक ही बेंच है, दैट इज हेड ऑफिस, या मैं कहूं हेड बेंच या मेन बेंच, और वो है बस आपकी दिल्ली में। ठीक है। अब सपोज करो किसी को अरुणाचल प्रदेश से यदि अपना केस फाइट करना है तो उसके लिए दिल्ली पहुंचना एक बड़ा मींस एक जंग जैसा होता है। किसी व्यक्ति को अंडमान एंड निकोबार से उसको अगर पहुंचना है तब भी उसके लिए प्रॉब्लम है। किसी को तमिलनाडु से पहुंचना है तब भी उसके लिए प्रॉब्लम है। किसी को J&K से आना है तब भी प्रॉब्लम है। इट मींस अगर हम चाहते हैं कि इंडिया में जो जस्टिस है वो एफिशिएंट हो, स्पीडी हो और अप्रोचेबल भी हो, तो उसको हमको क्या करना होगा कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनको जनता तक पहुंचना होगा। बिकॉज आम आदमी अभी उतनी हैसियत में नहीं होता, उसके पास में दे डोंट हैव so much enough resources so they can approach the Supreme Court of India और High Courts in today's। और मैं अगर बात करूं कि अभी कंटेम्प्रेरी इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया का जो आम आदमी है वो अभी भी इस कंडीशन में नहीं है कि इवन वो जो लोकल कोर्ट्स होते हैं उनको भी अप्रोच कर सके। अभी इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है इस कंडीशन में नहीं पहुंचा है। तो हमारे कोर्ट सिस्टम को, हमारे जुडिशियल सिस्टम को चाहिए, जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको चाहिए कि वो जनता तक पहुंचे, पीपल तक। खुद हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो क्या हो, वो उसे वहां तक पहुंचना होगा। तब हम अपने देश के 140-50 करोड़ लोगों को क्या दे पाएंगे, जस्टिस दे पाएंगे। अभी तक का जो सिस्टम है आर्टिकल 130 में अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच दिल्ली में होगी, जो मेन बेंच, लेकिन यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो उसकी बेंचेज एस्टैब्लिश कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मींस ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड सम प्रोविजंस दैट द सुप्रीम कोर्ट कैन हैव इट्स बेंचेस अदर देन दिल्ली। अच्छा, और क्या रिकमेंडेशन थी? पहला हो गया, सुप्रीम कोर्ट शुड इशू डायरेक्शंस टू ऑल हाई कोर्ट्स टू पब्लिश देयर एनुअल रिपोर्ट्स as courts are also public institutions। सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया कमेटी ने, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ डायरेक्शंस इश्यू करनी होंगी और उसमें ये डायरेक्शंस ये हो कि हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, जितने भी स्टाफ है, वो सब अपनी असेट्स को, या मैं कहूँ जितना भी उनके यहाँ वर्क होता है उसकी एक एनुअल रिपोर्ट निकालें। ठीक है, पहले असेट की बात नहीं करते हैं, पहले करते हैं वर्क की, कि उन्होंने कितने केसेस को रिजॉल्व किया, कितने परसेंट केस उनके यहाँ रजिस्टर हुए और हाउ मेनी ऑफ देम दे रिजॉल्व। तो उससे पता चलेगा
कि किसी भी हाई कोर्ट का जो वर्किंग रेट क्या है, वो कितनी स्पीड में वर्क कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट उनको देनी चाहिए, ये कहा गया है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड ओनली सम हाई कोर्ट्स आर पब्लिशिंग देयर एनुअल रिपोर्ट्स। केवल वही कुछ ही ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है कि कितने कोर्ट केस हमारे पास में आए और कितने हमने पब्लिश किए, कितने टाइम में हमने उसको पब्लिश मींस जो है कंप्लीट किया। तो ऐसी रिपोर्ट हम चाहते हैं कि दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स शुड बी पब्लिश्ड और रिलीज्ड बाय एवरी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। और क्या डिमांड थी? इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस। हमको जजेस की रिटायरमेंट एज को भी बढ़ाना होगा। देयर वाज अ टाइम when we conceived that the judges can work efficiently up to 65 years of age, but due to availability of technology, advancement in science, health के लेकर के बहुत सारे हमारे पास में एडवांस टेक्नोलॉजी है और हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस भी हुए हैं हम, और जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी इंक्रीज हुई है। तो हमको चाहिए कि हम जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसको बढ़ा करके 65 से लेकर के उसको हम और आगे बढ़ा सकें, बिकॉज हमको न्यू जज प्रिपेयर करने में काफी टाइम लगता है, और जो जजेस 65 के हो जाते हैं या 62 के हो जाते हैं तो उनके पास में एक लॉन्ग एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस को हम और 5 इयर्स यूज कर सकते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके लिए ऐसी एज लिमिट का लेकर के जब वो वर्क कर सकते हैं तो हमारे जज भी तो एफिशिएंट होंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई जब देश में पीएम बने कोई या राष्ट्रपति बने तो उसके लिए कोई एज नहीं, मतलब वो 80 साल की एज में भी एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, लेकिन जजेस हमारे बूढ़े हो जाते हैं 65 इयर्स में। तो हमको क्या करना होगा कि 65 इयर्स की एज को हमको इंक्रीज कर सकते हैं हम। ये ऐसी रिकमेंडेशंस थी किसकी, जो अभी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। लॉ फॉर मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स। इन्होंने क्या कहा कमेटी ने कि एक ऐसा लॉ लेकर के आओ जिसमें जितने भी जजेस हैं वो सब अपने अपने असेट्स को डिक्लेयर करें कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था सर्विस तब उनके पास में कितना असेट था, और 2 इयर्स आफ्टर 2 इयर्स आफ्टर 5 इयर्स या करंट में अब उनके पास में कितना असेट है। तो वहां से पता चलेगा कि उनकी अर्निंग कितनी है। तो क्या अगर कहीं करप्शन वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे हमको आइडिया लगेगा कि कितना करप्शन वगैरह जुडिशरी में है, बिकॉज जो जजेस हैं वो भी तो पब्लिक के ही फंक्शनरीज हैं ना, वो भी तो पब्लिक के लिए वर्क करते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं। तो जैसे गवर्नमेंट के अदर सर्वेंट्स हैं, मंत्री हैं, है ना, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो सब भी अपनी असेट्स वगैरह को क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, बताते हैं कि हमारा इतना असेट हमारे पास में है। तो जजेस को भी करना चाहिए। द एनहांसमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, माइनॉरिटीज एटसेट्रा। हायर जुडिशरी में हमको कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करने होंगे कि बाकी के लोगों का भी क्या हो, उसमें रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो, उसमें वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होना चाहिए, माइनॉरिटीज का भी इंक्रीज होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। द वैकेशन बाय जजेस एट डिफरेंट टाइम्स डिसकंटिन्यू द कॉलोनियल लीगेसी। देखो अभी करंटली क्या होता है कि सुप्रीम हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो क्या करते हैं, हॉलीडे पर चले जाते हैं, करीब 1 महीने के आसपास की उनकी हॉलीडे होती है और पूरा कोर्ट बंद हो जाता है। इट मींस उस समय कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पर क्या उन्होंने रिकमेंड किया कि जजेस को अगर जो हॉलीडे देनी है, वैकेशन जो करनी है, वो सारे के सारे जजेस एक टाइम ना करके वो क्या करें, उसको प्लान कर लें और राउंड द ईयर डिफरेंट टाइम्स पर वो अपनी हॉलीडे को क्या कर लें, एंजॉय करें, रिफ्रेशमेंट के लिए जाएं। तो सारा कोर्ट बंद करने की बजाय क्या करें, सब डिफरेंट टाइम्स पर जाएं। तो ये काफी अच्छी रिकमेंडेशंस थी इस कमेटी की, और कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं उनमें से देयर आर सो मींस many recommendations have been accepted by the central government of India। तो उन्होंने उसको क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। Now we are going to discuss another important news, that is payment aggregators। Recently the RBI has granted licenses for JustPay, Zoho, Decentro। ये क्या है, ये पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं। इनको क्या दिया है, इन्होंने लाइसेंस दे दिया कि आप भी क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो इंडिया में एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, क्या होता है पेमेंट एग्रीगेटर? देखो सपोज करो आप हैं एक सेलर, आपको कुछ जो है प्रोडक्ट्स अपने सेल करने हैं ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, अब आप अपने अकाउंट में उनसे मनी कैसे लोगे?
तो बहुत सारी उसमें टेक्निकल चीजें लगती हैं, बहुत कुछ उसमें जो है एक बड़ा टेक्निकल सेटअप, बैकएंड सेटअप, वेबसाइट, ऐप, या उसका जो है QR कोड, कैसे गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, कैसे उसका लाइसेंस, बहुत कुछ उसमें होता है। अब ये जो पेमेंट एग्रीगेटर क्या करते हैं, सपोज करो आपकी एक कंपनी है ए नाम से, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड से पेमेंट कलेक्ट करने हैं। अब आप क्या करोगे, तो बहुत सारी आपको दिक्कत हो जाएगी। आपने क्या किया, अपना अकाउंट नंबर दे दिया, अकाउंट डिटेल दे दी, मान लो जसपे को, ठीक है। अब इसका काम क्या है कि ये आपको एक अकाउंट देगा और वर्ल्ड के जितने भी ट्रांजेक्शन आपके लिए होंगे वो आपके अकाउंट में ना आकर के पहले इसके अकाउंट में आएंगे, जसपे के अकाउंट में, और वो सारा पैसा फिर आपके अकाउंट को ट्रांसफर होगा। मींस जितनी भी टेक्निकल ग्लिचेस थी, जितने भी टेक्निकल सेटअप की रिक्वायरमेंट थी, ऑल काइंड्स ऑफ दीज एक्टिविटीज आर डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय द पेमेंट एग्रीगेटर्स। जैसे कई बार आपने देखा होगा पेटीएम को, वो उन्होंने QR कोड रख दिया, अब किसी से भी कोई भी आए, कैसे पेमेंट लेना है, UPI से करना है, उसको कैसे करना है, सारी टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहा है। ऐसे ये भी है, ये पेमेंट एग्रीगेटर का काम करेंगे। मींस जितना भी पेमेंट होगा उस सबको हैंडल करने की जो फैसिलिटीज है ये प्रोवाइड करेंगे। तो PAs आर एंटिटीज दैट फैसिलिटेट ई-कॉमर्स साइट्स एंड मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स from the customers without the need for merchants to create a separate payment integration system of their own। तो आपको अपना अलग से कोई पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम मींस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उनके साथ टाई अप करो, वो एक सर्टेन अमाउंट लेते हैं और सारा अमाउंट ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी आए, किसी भी ऐप से आए, किसी भी मीडियम से आए, वो सब उनकी हेडेक होती है कि वो पेमेंट आप तक पहुंचेगा। तो ये उन्होंने काम किया, ठीक है। तो जो PAs होते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा, दे आर डिफरेंट फ्रॉम पेमेंट गेटवेज। जो पेमेंट गेटवेज होते हैं वो UPI की तरह होते हैं, जैसे पेपल हो गया, स्ट्राइप हो गया, अमेजन पे हो गया। इनका काम क्या है, जैसे मैं आपको UPI का एग्जांपल लूं, आपको अकाउंट जो A नाम का व्यक्ति है उसके अकाउंट से किसी B नाम के अकाउंट को पेमेंट भेजना है, तो यहां से क्या करेगा, ये जो UPI एक लिंक या एक सिस्टम क्रिएट करेगा, आपके अकाउंट से आपसे परमिशन लेगा, इतने पैसे और सीधे इसके पास भेज देगा। बीच में इसको फंड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके पास फंड नहीं आया, वो इसने यहां से उठाया सीधा यहां भेज दिया, इसके पास एक पैसा भी नहीं आया। लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर क्या करेगा, उस फंड को यहाँ ले लेगा, फिर यहां से इसको दे देगा। तो पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट एग्रीगेटर्स बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सो कीप इट इन माइंड। और दोनों ही पेमेंट के लिए काम करते हैं और इन सारे के सारे एक्शंस को डील करती है कौन, RBI। तो आपको पता ही होगा कि अभी जो पेटीएम है उसकी बहुत सारी फंक्शनिंग को जो है बंद करने का RBI ने ऑर्डर निकाला था। नेक्स्ट है हमारे पास में अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल। अभी लोकपाल को अपॉइंट करने का एक मींस जो है न्यूज है, क्या न्यूज है, कंटेक्स्ट क्या है। A high powered committee led by the Prime Minister of India नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक कमेटी के जो चेयरमैन होते हुए उन्होंने क्या किया है, नाम को क्लियर किया है कि नेक्स्ट जो हमारे लोकपाल होंगे वो कौन होंगे, रिटायर्ड जस्टिस AM खानविलकर। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और ये होने वाले हैं इसके चेयरमैन, किसके, लोकपाल के। जो लोकपाल के में जितने मेंबर वगैरह सब कुछ होते हैं उसमें से चेयरपर्सन ये रहने वाले हैं। व्हाट इज लोकपाल, तो लोकपाल इज नेशनल एंटी करप्शन बॉडी है, नेशनल लेवल पर एंटी करप्शन के लिए काम करती है। अब इसी सिस्टम में एक व्यक्ति और होते हैं जिसका जो होते हैं विजिलेंस कमिश्नर, नेशनल लेवल पर जो करप्शन के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसके MD है, इनका नाम है AS राजीव, इनको बना दिया गया है इंडिया का विजिलेंस कमिश्नर। तो लोकपाल इज करंटली, अगर हम बात करें तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती इसके अभी करंट चेयरमैन है, और इसके जो अभी जो 2 विजिलेंस कमिश्नर जो होते हैं अभी उसकी वैकेंसी क्या है, वैकेंट चल रही है। अब इफ वी टॉक अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, यहां से लोकायुक्त या लोकपाल का सिस्टम स्टार्ट हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना एक एक्ट लेकर के आए। तो लोकपाल नेशनल लेवल पर होता है और लोकायुक्त होता है स्टेट लेवल पर। इसमें काम क्या है इन सबका
कि ये सब इंक्वायरी करते हैं किसकी, एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज। तो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, सेक्रेटरीज, कोई भी हो, उनके अगेंस्ट में करप्शन के चार्जेस की इंक्वायरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकपाल की। ये गजब बात आपको पता होगी, नहीं तो आप जान लीजिए, ये जो लोकपाल है वो काफी पावरफुल बॉडी है और इसके पास में राइट्स हैं किस किस के, ये प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी इंक्वायरी कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ABCD इतने ग्रुप का कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल है वो उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर जो लोकायुक्त है ये स्टेट लेवल पर CM है ना, या आपके मिनिस्टर्स या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, उन सबकी इंक्वायरी कर सकता है लोकायुक्त। तो नेशनल लेवल पर करता है लोकपाल, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर सबकी, और लोकायुक्त करता है स्टेट लेवल के ऑफिसर्स, मिनिस्टर, CM वगैरह सबकी। तो जो लोकपाल की कमेटी, मींस लोकपाल जब सिलेक्ट किया जाता है तो उसके लिए कमेटी होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो वो अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को नॉमिनेट कर देंगे, किसी जज को, दैट इज सुप्रीम कोर्ट के कोई और जज होंगे वो अपनी जगह उनको भेज देंगे, एमिनेंट जूरिस्ट होंगे कोई। ठीक है, तो ये सब मिलकर के क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसको, लोकपाल को सिलेक्ट करते हैं और फिर वो बाद में जो है प्रेसिडेंट के यहाँ से सिलेक्शन का उनका मोहर लग जाती है और वो हो जाते हैं। एक बात ध्यान है कि ये जो एमिनेंट जूरिस्ट होती है इनको अपॉइंट करता है कौन, सिलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ऐसा कभी मींस इसमें रूल है कि यदि सिलेक्शन कमेटी में कोई वैकेंसी वगैरह भी है और उसके बावजूद भी अगर कोई अपॉइंटमेंट होता है तो वो वैलिड माना जाएगा, इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज इनवैलिड। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज साइंटिस्ट डिक्लेयर हिंदू कुश हिमालयाज एज अ बायोस्फीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। तो अभी साइंटिस्ट है उनका कहना है कि जो हिंदू कुश हिमालय रेंज वाला जो एरिया है उसका जो बायोस्फीयर है वो कोलैप्स करने की ब्रिंक पर पहुंच चुका है। क्या कहा है, देखो कौन है, क्या है ये, तो रिसर्चर्स एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ICIMOD इसका नाम है, डिस्क्राइब स्पीड एंड स्केल ऑफ लॉसेस इन नेचर एंड हैबिटेट इन हिंदू कुश हिमालय रीजन एज कैटास्ट्रोफिक। तो उनका कहना है कि इस रीजन में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो कोलैप्स हो रहे हैं, जो लॉसेस हो रहे हैं, उनका स्केल और स्पीड काफी ज्यादा है और वो कैटास्ट्रोफिक होने वाले हैं। लेट्स सी इट ऑन द फिजिकल मैप। देखो हिंदू कुश हिमालयाज का ये वाला रीजन है, तो काफी दूर तक ये फैला हुआ है हिमालयाज, ये जो आपका अफगानिस्तान वगैरह में जाता है, ईरान इराक तक इधर जाता है, तक चाइना तक जाता है, पूरा का पूरा हिंदू कुश हिमालय की जो रेंज है वहां तक जाती है। तो ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, वो मींस कैटास्ट्रोफिक कैटेगरी में पहुंच चुका है और उस पर मींस क्या है, थ्रेट है कि वो बहुत जल्दी क्या कर सकता है, सेंचुरी के अंत तक कोलैप्स कर जाएगा। नाउ लेट्स हैव सम आइडियाज रिगार्डिंग दीज की पॉइंट्स। व्हाट आर दीज पॉइंट्स? हिंदू कुश हिमालय रीजन extends about 3500 kilometer from Afghanistan in the west to Myanmar in the east। तो देखो काफी लंबा, काफी लॉन्ग वाला डिस्टेंस ये कवर करता है कि आप यहाँ अफगानिस्तान से लेकर के स्टार्ट करो कुछ ये वाला रीजन और ऐसे होते हुए म्यांमार तक जाता है। तो काफी मींस बड़ा, मींस काफी लार्ज रीजन ये इंक्लूड करता है अपने रीजन में। इट इज होम टू लार्जेस्ट आइस रिजर्व्स आउटसाइड पोलर रीजन। देखो पोलर रीजन की अगर हम बात करें, ये हो गई आपकी अर्थ, तो इसका नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। अगर इसको हम छोड़ दें, भाई यहाँ पर तो आइस कैप सबसे ज्यादा है ही, बट इसको अगर छोड़ दें तो अर्थ पर सबसे ज्यादा अगर कहीं जो आइस कैप्स हैं, आइस रिजर्व्स हैं, तो वो कहां पर है, इसी हिमालयन रीजन में है। लाइक पोलर रीजन पे तो है ही, लेकिन अर्थ पर इनके अलावा अगर कहीं है तो यहाँ पर है। इट फीड्स मोर देन 10 रिजर्व्स, इसमें जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, मीकोंग, आपकी इंडस है ना, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, श्योक, गिलगित, इन सारी के सारे रिजर्व्स का वाटर जो है, वाटर है वो कहां से आता है, इन्हीं आइस कैप से आता है। तो नॉन एज ग्रेटर हिमालय का पार्ट इसको हम बोलते हैं हिंदू कुश रेंज को।
ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो हिंदू कुश का जो रीजन है उसमें अगर मैं कहूँ आपको, जो ताइबतन प्लेटू है, तिब्बत का जो प्लेटू है, उसको हम कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया जीके में। इसको लेकर के क्या क्या हमारे कंसर्न्स हैं। एशियन डेवलपमेंट ने बताया है कि HKS रीजन इज वार्मिंग फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। तो पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उससे ज्यादा स्पीड में यहाँ पर हो रही है। और अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया, एवरेज टेम्परेचर, तो देन द 75% ऑफ ग्लेशियर्स इन भूटान एंड नेपाल कुड मेल्ट बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो जो ग्लेशियर्स हैं उनका 75% क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, जो नेपाल, भूटान और उसके अराउंड वाले रीजन में जो है। 70% of the original biodiversities has been lost over last century। तो लास्ट सेंचुरी में अराउंड 70% जो डाइवर्सिटी है उसको हम लॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड चेंजेस। इसको मींस जो है सेव करने के लिए कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट HK। ये इज एन इंटर गवर्नमेंटल लेवल का है, बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू में, ठीक है, नेपाल में। वर्किंग टुवर्ड्स क्लाइमेट रेजिलिएंट के लिए काम कर रहे हैं। हु आर द रीजनल मेंबर्स ऑफ दिस, तो ये है आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान। ये सब क्या है, ये इसके मेंबर्स हैं। तो हिंदू कुश हिमालयन को जो मींस मॉनिटरिंग वगैरह का सारा काम यही करते हैं। इंडिया ने खुद अपने यहाँ पर भी ऐसे नेशनल एक्शन प्लान भी चलाया है, जो किसके लिए है, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए है। ठीक है, तो हमारा खुद के भी प्रोग्राम चल रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए है। नेक्स्ट क्या है, अभी रिसेंटली न्यूज में है, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसका नाम है सासेक। क्या है भाई, क्यों न्यूज में है, व्हाट इज द कंटेक्स्ट। देन the Prime Minister laid the foundation stone of multiple road upgradations as part of the SASEC corridor connectivity। It means प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन लीड किया कि हम हमारे इस सासेक के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें एक रीजनल कनेक्टिविटी के लिए जो हम कॉरिडोर बना रहे हैं उसका उन्होंने क्या कर दिया, फाउंडेशन स्टोन रख दिया। मींस उसका स्टार्ट कर दिया कि हम सारे के सारे इस ग्रुप के जितने कंट्रीज हैं उनके साथ में हमारी कनेक्टिविटी क्या हो, एडवांस हो। Now let's have some key points about this organization। Established in 2001, इसका सेक्रेटरीट कौन डील करता है, इट इज डील्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। हु आर द मेंबर्स ऑफ सासेक, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका और म्यांमार, ये इसके मेंबर हैं। और ये सारे के सारे मेंबर्स, और इसमें जो मेन जो लीडर है इस ग्रुप का, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या मैं कहूँ इंडिया। और हम चाहते हैं कि इन सारे के सारे कंट्रीज के साथ में हमारी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो, सो हमारा जो ट्रेड एंड कॉमर्स, मूवमेंट ऑफ पीपल, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एंड गुड्स, वो सब बहुत इजी हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस ग्रुप के, इट इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप टू प्रोमोट रीजनल प्रोस्पेरिटी बाय इंप्रूविंग क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, बूस्टिंग ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज एंड स्ट्रेंथनिंग रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इनका जो मेन फोकस है वो ये है कि जो रीजनल लेवल पर ये सारे कंट्रीज हैं, दे शुड बी कनेक्टेड इन मोर बेटर वे, सो दे कैन प्रमोट देयर ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरकोर्स, और जो क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी है जो उसमें उसको बूस्ट कर पाए। और उससे क्या होगा कि जो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो हमारा इंक्रीज होगा। इनके 4 सेक्टर पर ये काम करता है ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, एनर्जी और इकोनॉमिक। इस पर इसका क्या रहता है, मेन फोकस रहता है। रिसेंटली एक और बड़ी अच्छी घटना हुई है, मींस दिस इवेंट इज रिमार्केबल इन अराउंड लास्ट 60 इयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्या है भाई, ऐसा क्या हो गया, डेविस कप। देखो क्या है कि इंडियाज डेविस कप टीम डिफीटेड पाकिस्तान टू सिक्योर इट्स प्लेस इन वर्ल्ड ग्रुप 1। तो वर्ल्ड के ग्रुप 1 में क्या किया है, इन्होंने अपना रैंक सिक्योर किया है और क्या किया है, पाकिस्तान को डिफीट किया है, किसमें, डेविस कप में। लेट्स हैव सम की पॉइंट्स। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन 60 इयर्स, लास्ट 60 इयर्स में ये फर्स्ट टाइम हुआ है व्हेन इंडियन टेनिस टीम ट्रेवल्ड टू पाकिस्तान
to play a Davis Cup tie. Means जब भी डेविस कप होता है तो लास्ट 60 ईयर से इंडिया की कोई भी टीम पाकिस्तान नहीं गई, ठीक है। लेकिन इस बार इंडिया की टीम कहाँ गई? पाकिस्तान गई और वहां पर खेले और उनको पराजित भी किया। तो डेविस कप है क्या? इज एन एनुअल इंटरनेशनल टीम इवेंट ऑफ मेंस टेनिस। तो टेनिस से एसोसिएट है। आप ध्यान रख लीजिएगा, स्पोर्ट्स से ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि डेविस कप में रिसेंटली इंडिया ने किसको पराजित किया या कौन सी टीम थी जो विन की। तो इंडियन टीम ने इसको विक्ट्री जो है इसमें अचीव की है। डेविस कप को स्टार्ट मींस जो जब स्टार्ट हुआ था तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने स्टार्ट किया था और इज कंप्लीटेड टीम्स 155 मेंबर एक जो कंट्रीज है उसके जो टीम्स हैं इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो काफी बड़ी टीम इसकी होती है। डेविस कप ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनल लॉन टेनिस चैलेंज के नाम से स्टार्ट हुआ था 1900 में। तब इसमें यूएसए और ग्रेट ब्रिटेन बस यही आपस में खेलते थे, ठीक है। तो इतना सारा इसमें गेम्स वगैरह होते थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन। टुडे वी हैव कवर्ड वेरियस इंपॉर्टेंट न्यूज। डेविस कप को कवर किया, इंडिया ने इसमें विक्ट्री अचीव की। सासिक में क्या हुआ, इंडिया ने फाउंडेशन स्टोन रखा है कि यहाँ पर जो कनेक्टिविटी के लिए रोड्स जो बन रहे हैं, कॉरिडोर्स, उनको हम बहुत जल्दी कंप्लीट करें। नेक्स्ट हमारे पास में है कि जो हिंदू कुश हिमालय रेंज है उसको बहुत ज्यादा थ्रेट मींस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो रहे हैं। सो ये साइंटिस्ट ने क्या कहा है कि ये बहुत जल्दी कोलैप्स भी कर सकता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि लोकपाल का जो है नेम इसमें अपॉइंट हुए मींस जो है डिक्लेयर हुए हैं और कौन लोकपाल होते हैं, कौन लोकायुक्त होते हैं, कैसे कि इनका अपॉइंटमेंट होता है, ये भी हमने देखा। कॉन्सेप्ट ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवे भी हमने देखा कि ये क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि इंडिया की हायर जुडिशरी में जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात हुई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना एक्शन स्टार्ट करेगी बिकॉज उसकी कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। गुड बाय, टेक केयर।